अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कासिम अली, लेक्चरर ऑफ फिज़िक्स। तो स्टूडेंट्स, हमने अपनी सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 19 का स्टार्ट लिया हुआ था। उसकी हमने एग्जांपल्स तो अपनी लास्ट वीडियो तक सारी कंप्लीट कर ली थी। आज इस वीडियो से और आनवर्ड जो 2-3 वीडियो हमारी होंगी वो हम करेंगे सिर्फ चैप्टर नंबर 19 के न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, एक्सरसाइज प्रॉब्लम जो हमारे पास आती हैं बुक के अंदर हम उनको सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो बिला ताखीर चलते हैं हम अपने न्यूमेरिकल नंबर 1 या जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम जो होती है आपकी एक्सरसाइज में गिवन, उसका जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि न्यूमेरिकल्स हम इधर लिखेंगे। न्यूमेरिकल्स आपके पास क्या होंगे? न्यूमेरिकल्स भी कह सकते हैं या एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स। एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स ठीक हो गया। पहले हम जो आज करने जा रहे हैं एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स 19.1, अभी जो हम करने जा रहे हैं वो है 19.1। ठीक है स्टूडेंट, 19.1 में क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। कहते हैं अ पार्टिकल कॉल्ड द पीएन लाइव्स ऑन द एवरेज ओनली अबाउट 2.6 इंटू 10 की पावर 8 सेकेंड। कि एक पार्टिकल है, उसकी लाइफ कितनी है, टाइम दिया हुआ है उन्होंने। When at rest in the laboratory, कि जब वो लेबॉर्ट्री में रेस्ट की हालत में हो तो उसका टाइम मालूम कैलकुलेट किया तो आपके पास ये आया। कहते हैं इफ इट देन चेंजेस टू अनदर फॉर्म, कि वो एक फॉर्म में चेंज हो गया। हाउ लॉन्ग वुड सच अ पार्टिकल लिव व्हेन शूटिंग थ्रू द स्पेस एट 0.95 c। ठीक है, आपके पास फिर से टाइम डायलेशन वाला हमने टॉपिक पढ़ा था अपने चैप्टर के अंदर। टाइम डायलेशन का फार्मूला उसके अंदर आ रहे थे दो टाइम, एक तो हम प्रॉपर टाइम कहते थे, एक को हम सिंपल रिलेटिविस्टिक टाइम कहते थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास इस तरह का ही सीन है कि आपने एक रिलेटिविस्टिक टाइम था, एक प्रॉपर टाइम था। प्रॉपर टाइम गिवन है तो आपने कैलकुलेट करना है रिलेटिविस्टिक टाइम को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास अगर जब हम बात करते हैं गिवन डाटा की, तो गिवन डाटा में उन्होंने हमें दिया हुआ है गिवन डाटा। ठीक है, उन्होंने हमें दिया हुआ है वो क्या चीज है, एक तो आपके पास आ रहा है प्रॉपर टाइम। ठीक है, प्रॉपर लाइफ टाइम या प्रॉपर टाइम भी कह सकते हैं आप, प्रॉपर टाइम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी नॉट के साथ, और वो आपके पास आ रहा है 2.6 इंटू 10 की पावर -8 और 7 सेकंड आ रहा है। दूसरी चीज उन्होंने स्पीड दी हुई है कि जो आपके पास स्पीड आ रही थी या जो वेलोसिटी आ रही थी वो क्या थी, वेलोसिटी कह सकते हैं या स्पीड कह सकते हैं, एज यूर विश। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी के साथ, वो उन्होंने दी हुई थी 0.95 c। ठीक है, तो आपने कैलकुलेट क्या करना था, टाइम ऑफ मैन इन मोशन। ठीक है, टू फाइंड क्या था आपके पास, आपके पास क्या था, टाइम ऑफ मैन इन मोशन। टाइम ऑफ मैन इन मोशन के मोशन में जो मैन था उसका टाइम क्या आया था, वो आपने, जिसको हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक टाइम या सिंपल टी के साथ जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमने आज इधर कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन में जब हम देखते हैं तो कैलकुलेशन में क्या आता है। ठीक है स्टूडेंट, कैलकुलेशन में कहते हैं कि हमने पढ़ा हुआ था टाइम डायलेशन वाला टॉपिक। तो टाइम डायलेशन वाले टॉपिक में हमने फार्मूला टाइम के लिए अज्यूम करवाया था, उधर वो क्या आ रहा था, T इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ठीक हो गया, तो ये था हमारे पास टाइम डायलेशन का फार्मूला जो हमने कैलकुलेट करना है। इधर ये वाला टाइम सिंपल अरेंज फार्मूला हमारे पास, सिर्फ आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। अब अगर इधर वैल्यूज को पुट करें आप, टी नॉट की जगह टी नॉट की वैल्यू 2.6 इंटू 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, वी की वैल्यू आपके पास है 0.95, साथ सी भी आ रहा है तो इसका भी स्क्वायर ले ले, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर एज इट इज। अब क्या करें आप, ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज 2.6 इंटू 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 एज इट इज माइनस। अब 0.95 का अगर हम स्क्वायर ले तो वो आपके पास आता है 0.097। अगर हम स्क्वायर ले के उसका, अभी कहने दे आप 0.95
0.95 इसका स्केयर लें और c का स्केयर अगर हम इससे बाहर निकालें तो आपके पास आ जाएगा c स्केयर डिवाइडेड बाय c स्केयर। अब ये c स्केयर इस c स्केयर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो आपके पास जो रिमेनिंग टर्म बचेगी वो बचेगी आपके पास t इज इक्वल टू 2.6 इंटू 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.95 का स्केयर। अब इसका स्केयर लेके इसको 1 में से माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0. आपके पास आ जाएगा 0.975। आपने क्या करना है, 0.95 का स्केयर लिया फिर उसको 1 में से माइनस कर दिया, सॉरी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इधर ये वैल्यू पहले ऊपर वाली आएगी 2.6 इंटू 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 0.0975। अब आपने क्या करना है, इस नीचे वाली वैल्यू को आपने ले लेना है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद आपने इसको कर देना है इसके साथ डिवाइड। तो अगर मैं इकट्ठा आंसर लिखूं दोनों का, एक ही स्टेप के अंदर इनको सम अप करूं, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है फाइनल वो आ रहा है 8.33। क्योंकि टाइम की बात कर रहे थे, t इज इक्वल टू 8.3 और 3, 8.33 इंटू 10 की पावर -8, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो आपके पास ये आ जाएगा टाइम डायलेशन। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन या न्यूमेरिकल एक्सरसाइज प्रॉब्लम का 19.1। तो जो कि सिंपल सा था, हमने एग्जांपल्स भी इनके साथ की थी, इनकी तरह की थी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी क्लियरली समझ आ गई होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं, मूव करते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। ये तो 1 था, अब 2 की तरफ मूव करते हैं हम। न्यूमेरिकल नंबर 19.2 में क्या कहते हैं, स्टेटमेंट को देखिए जरा। 19.2 कह रहे हैं व्हाट इज द मास, कि मास क्या होगा, ऑफ अ 7 किलोग्राम मैन इन अ स्पेस, के स्पेस के अंदर एक 70 किलोग्राम का आदमी है, उसका मास क्या होगा। रॉकेट ट्रेवलिंग एट 0.8 c, ठीक है, उसकी जो स्पीड है वो 0.8 c है, फ्रॉम अस एज मेजर्ड फ्रॉम अर्थ, कि जब अर्थ से मेजर की गई। फिर से वही बात, मैस की बात कर रही थी, या मैस डायलेशन का जो प्रोसेस अब इधर हमने वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक प्रॉपर मैस, एक रिलेटिविस्टिक मैस होगा, तो फिर आपने मैस का फार्मूला लगाते हुए सेम इसी तरह का जो हमने 19.1 न्यूमेरिकल किया है, सेम मेथड ये वाला ही इधर इस क्वेश्चन में भी हम यूज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, रेस्ट मैस ऑफ मैन, या रेस्ट मैस, जिसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, m नॉट के साथ। m नॉट इज इक्वल टू 70 किलोग्राम। अब पहले से किलोग्राम है, यानी कि बेस यूनिट, अब हम इसको शिफ्ट या ट्रांसफर नहीं करेंगे किसी और यूनिट में, तो हमारे पास पहले से ही किलोग्राम है, यानी बेस यूनिट आ रहा है। फिर वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी क्या आपके पास आ रही है, v इज इक्वल टू आपके पास दी हुई थी 0.8 c। ठीक है, तो आपने कैलकुलेट क्या करना है इसके अंदर, मैस ऑफ मोशन। ठीक है, टू फाइंड आपने क्या करना है, मैस ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट्स, मैस ऑफ मोशन यानी कि जो सिंपल आपके पास m आएगा वो आपने क्या कर लेना है, कैलकुलेट करना है। जब हम कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं तो मैथ्स वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा था, इसमें जो फार्मूला आ रहा था वो हमने इधर पुट करके उसकी मदद से ये वैल्यूज को अखज़ कर लेना है। कैलकुलेशन में कहते हैं इसका जो फार्मूला यूज हो रहा है, कौन सा यूज हो रहा है, जिस तरह हमने टाइम का किया था, m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। सिर्फ m और t चेंज होंगे, बाकी सारा फार्मूला एज इट इज आ रहा है। अब क्या करें, आप इधर इनकी वैल्यूज को पुट कर दें, m की जगह m एज इट इज, m नॉट आपके पास गिवन है 70 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस v क्या आ रहा है 0.8, साथ c भी आ रहा है,
का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा c का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप क्या करें, सिंपल 70m इज इक्वल टू 70 एज इट इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 एज इट इज माइनस 0.8 c का स्केल है तो आपके पास आता है 0.64 और साथ c स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। तो ये c स्क्वायर इस c स्क्वायर के साथ कैंसल आउट हो गया। कैंसल आउट होने के बाद आपके पास जो आंसर बचेगा m इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 64। अब आप क्या करें, 1 में से 0.64 को क्या करें, माइनस कर दें तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है 70 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 0.36। अब 0.36 का स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास आ जाएगा 70 ओवर 0.6। तो अब आप क्या करें, 70 को 0.6 के साथ क्या कर दें, डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ रहा है, फाइनल आंसर जो आपका होगा वो होगा 116.7 किलोग्राम, यानी 116.7 किलोग्राम। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर या न्यूमेरिकल नंबर 19.2 जो कि बिल्कुल ही इजी था एज कंपेयर टू और 19.1। सिंपल एक दूसरे के साथ मिलते जुलते थे, सेम फार्मूला सेम मेथड यूज किया हमने, सिर्फ थोड़ा सा चेंज आया फार्मूला में। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन दोनों की समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट अपने 19.3 की तरफ, देख लेते हैं उसमें क्या पूछ रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या कैलकुलेट करना है हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, कहते हैं 19.3 के अंदर कि फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटॉन, कि आपने क्या करना है, फोटॉन की एनर्जी को फाइंड करना है। कैसे करना है, कहते हैं रेडियो वेव ऑफ वेवलेंथ 100 मीटर, कि उसकी जो रेडियो वेव है उसकी वेवलेंथ 100 मीटर आ रही है। नंबर 2, ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 मीटर, कि ग्रीन लाइट की वेवलेंथ थी वो 550 मीटर थी। फिर एक्सरे विद वेवलेंथ, जो एक्सरे की वेवलेंथ आ रही थी वो आ रही है 0.2 नैनोमीटर। तो 3 आपके पास वेवलेंथ दी हुई है, इन तीनों की मदद से आपने डिफरेंटली या सेपरेटली सबके लिए, रेडियो वेव के लिए अलग, ग्रीन लाइट के लिए अलग और एक्सरे के लिए अलग अलग आपने एनर्जी मालूम कर लेनी है फोटॉन की। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन हमारे पास क्या है, वेवलेंथ ऑफ आपके पास आ जाएगी रेडियो वेव, वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव जो कि आ रही है 100 मीटर, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा 1 के साथ, जो कि लैम्डा 1 इज इक्वल टू 100 मीटर। फिर वेवलेंथ ऑफ ग्रीन लाइट, उसको आप कह लें लैम्डा 2, वो आ रही थी 550 मीटर, 550 नैनोमीटर सॉरी। ठीक हो गया। फिर आपने क्या करना है, इसको नैनोमीटर से कन्वर्ट करके किधर लेकर आना है, मीटर में। तो आपके पास आ जाएगा 550 इंटू नैनो की जगह आ जाएगा 10 की पावर -9 और 7 मीटर। फिर वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, एक्सरे की वेवलेंथ आपके पास आ रही थी जिसको आप कह ले लैम्डा 3, वो आ रही थी 0.2 नैनोमीटर और ये बराबर होगा 0.2 इंटू 10 की पावर 9 -9 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास सारी चीजें क्या थी गिवन, 3 वेवलेंथ गिवन है, एक को लैम्डा 1, दूसरी को 2 और तीसरी को लैम्डा 3 कंसीडर कर लिया हमने। फिर नेक्स्ट फर्दर हम मूव करेंगे इनकी कैलकुलेशन की तरफ। आपने टू फाइंड क्या करना है इसमें, एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ फोटॉन, ठीक है, E1 और E2 और
E3, 3 एनर्जीज आप फाइंड करेंगे, सबके लिए डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव के लिए अलग, ग्रीन लाइट के लिए अलग, एक्सरे के लिए अलग। जब आप E1 की बात करेंगे तो आप लैम्डा 1 यूज करेंगे, जब आप E2 की बात करेंगे तो लैम्डा 2 यूज करेंगे, E3 की बात करेंगे तो आप लैम्डा 3 यूज करेंगे। ठीक है, ये आप कह सकते हैं एनर्जी ऑफ फोटॉन विद वेवलेंथ रेडियो वेव। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटॉन इन रेडियो वेव, एनर्जी ऑफ फोटॉन इन ग्रीन लाइट, एनर्जी ऑफ फोटॉन इन एक्सरे। तो मैंने तो सिंपल थोड़ा सा शॉर्टकट कर दिया ताकि मेरे पास स्पेस की कमी है और आसानी से मैं आपके पास कैलकुलेशन भी इसी बोर्ड के ऊपर ये लिखे हुए परफॉर्म करवा सकूं। अब कैलकुलेशन जब हमने करनी है स्टूडेंट्स, जो आपकी कैलकुलेशंस आ रही हैं वो कैसे आएंगी? सबसे पहले हमें पता है एनर्जी ऑफ फोटॉन क्या फार्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू HC ओवर लैम्डा। ठीक है, E इज इक्वल टू HC ओवर लैम्डा, डायरेक्ट फार्मूला मैंने पुट कर दिया है। अगर आप देखें तो अगर स्टेप बाय स्टेप करना चाहें तो बराबर होता है HF ओवर C। HF होता है तो आपने क्या करना है, F की जगह हम पुट कर देते हैं HC ओवर लैम्डा। चूंकि हमें पता है जो F है, F बराबर होता है C ओवर लैम्डा के, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी। अब आपने क्या करना है, इधर इनकी वैल्यू पुट करें, अब E1 और लैम्डा 1 पुट आ जाएगा। ठीक है, एनर्जी फॉर आप साथ लिखेंगे एनर्जी फॉर रेडियो वेव। ठीक है, आपके पास आ जाएगा E1 इज इक्वल टू H क्या था 6.63 इंटू 10 की पावर -34 और साथ आ रहा था C 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय साथ आ रहा था लैम्डा 1, वो आ रहा है 100 मीटर। तो अब आप अगर इसको कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आ रहा है 19.89 इंटू 10 की पावर आपके पास क्या आ रहा था -28 जूल। ठीक हो गया। अब ये आ रहा है जूल में, लेकिन हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन या फोटॉन की बात करें, फिर से वही बात आ गई कि ये बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं। तो छोटे पार्टिकल्स के लिए बच्चों हम क्या करते हैं कि हम जो एनर्जी होती है उसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इस फार्मूले को या इस जो वैल्यू आपके पास आ रही है इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू होती है उसके साथ आप डिवाइड कर देंगे। E1 इज इक्वल टू 19.89 इंटू 10 की पावर -28 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19, फिर इधर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चूंकि हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल के। तो इधर से अगर जूल की वैल्यू निकालें वो बनती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो इधर हमने जूल की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल सा काम था। तो अब अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो आपके पास जो आंसर आ रहा है 1.24, E1 आपके पास जो आंसर आ रहा है इज इक्वल टू 1.24 इंटू 10 की पावर -8। एनर्जी का यूनिट अब क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपके पास आ जाएगी एनर्जी की वैल्यू। किसके लिए, एनर्जी की वैल्यू आपके पास आ रही है फॉर रेडियो वेव। ठीक है, एनर्जी फॉर रेडियो वेव। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। बाकी सिंपल जो दूसरी एनर्जीज हमने निकालनी है, किसके लिए, एक ग्रीन लाइट के लिए और तीसरी एक्सरे के लिए। सेम यही मेथड, यही फार्मूलाज को हम इस्तेमाल करते हुए वो वाली वैल्यूज को भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सिंपल फिर से सिर्फ इधर 1 की जगह आपने 2 लिख देना, बाकी फार्मूला सारा सेम। ठीक है स्टूडेंट्स, और इधर भी आप क्या करेंगे, ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिए हमारे पास जो फार्मूला आ रहा है E2 और साथ हो जाएगा लैम्डा 2। ठीक है, E2 और लैम्डा 2 हो जाएगा आपके पास। तो आपने क्या करना है, E1 की जगह अब क्या आ जाएगा, E2 मैंने वैल्यू पुट कर दी। H की वैल्यू हमारे पास ये थी, C की वैल्यू हमारे पास ये थी। अब लैम्डा 2 फॉर ग्रीन लाइट, लैम्डा 2 क्या आ रहा था
550 इंटू 10 की पावर -9 इंटू 10 की पावर -9 आ रहा था। तो अब अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो आपके पास जो आंसर आएगा E2 का, वो आंसर क्या आ रहा है आपके पास? वो आंसर आ रहा है 0.036। अगर आप इन तीनों को कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करें, तो आपके पास आंसर आता है 0.036 इंटू 10 की पावर -11, 10 की पावर -17 और साथ आ रहा है जूल। तो चूंकि हमें पता है कि ये जो हम फोटॉन या पार्टिकल की बात करते हैं तो हम एनर्जी का यूनिट जूल नहीं कंसीडर करते, बल्कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेकर आना होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेकर आने के लिए ये चीज़ मैंने पहले ही आपको बता दी हुई थी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल के। तो जूल किसके बराबर होता है? इसके। तो आपने क्या करना है, अब सिंपल E2 लिखे आप, जो आंसर आया है 0.036 डिवाइडेड बाय, अब इस वैल्यू के साथ आप डिवाइड कर दें 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब जूल की जगह आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 इज इक्वल टू 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपके पास आ जाएगी एनर्जी की वैल्यू फॉर ग्रीन लाइट। ठीक है, एनर्जी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी फॉर ग्रीन लाइट। फिर थर्ड वन एनर्जी फॉर ग्रीन लाइट, ये भी नीचे लिख दे, एनर्जी फॉर ग्रीन लाइट। ठीक है बच्चों, सिंपल सा काम था जो हमने पहले फार्मूले में किया, फिर दूसरे और तीसरे स्टेप में हमने करना है। अब जो थर्ड वन हमने कैलकुलेट करनी है एनर्जी किसके लिए करेंगे? फॉर एक्सरे के लिए। तो जब आप एक्सरे के लिए कैलकुलेट करेंगे तो सेम एज इट इज आपने फिर से यही लिखना है। ठीक है, वैल्यूज बस चेंज हो जाएंगी, बाकी फार्मूला सेम यही रहेगा। ठीक है, और E1 की जगह E2 की जगह आपने क्या कर देना है? λ2 की जगह आपने क्या कर देना है? λ3 और E3 आप पुट कर दें, सिंपल। तो आपके पास आंसर आ जाएगा एनर्जी फॉर रेडियो वेव, और सॉरी एक्सरे के लिए अब हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे इधर, तो आपके पास सिंपल सा आंसर है वो भी आ जाएगा। अब देखें इधर, अब हम क्या करेंगे? E करेंगे 3, इधर भी 3 और λ भी 3, इधर भी E क्या कर देंगे 3। ठीक है, अब H की वैल्यू मैंने लिख दी, C की वैल्यू भी मैंने लिख दी हुई है। अब आपने क्या करना है? λ3 की जो वैल्यू है वो पुट कर देनी है। λ3 बराबर था 0.2 इंटू 10 की पावर -9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप क्या करेंगे? अगर इस सारे फार्मूले को आप सारे जो कैलकुलेशन है इसको परफॉर्म करवाएंगे कैलकुलेटर के ऊपर, तो आपके पास जो आंसर आता है वो आंसर आ रहा है 99.45 इंटू 10 की पावर -17 जूल। ठीक है, ये A3 का आंसर आ रहा था, लेकिन किस में आ रहा था? जूल में। हमने जूल में नहीं रखना होता, किस में लेकर आना होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेकर आना होता है। तो जब हम इसकी वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेकर आएंगे तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी E3 की, E3 बराबर आएगा 99.45 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो अब आप क्या करेंगे? जो अगर इसको हल करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर बनेगा E3 का, वो बनेगा आपके पास 6215.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपके पास आ जाएगी एनर्जी फॉर एक्सरे। तो अब आप कैलकुलेट करें, देखें, अगर कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी आ रही थी? एक्सरे की एनर्जी आ रही थी। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास एक्सरसाइज प्रॉब्लम का न्यूमेरिकल नंबर 19.3। तो बिल्कुल सिंपल सा था, आपने एनर्जी निकालनी थी फोटॉन की फॉर ग्रीन लाइट, फॉर एक्सरे, फॉर रेडियो वेव। सिंपल, तीनों के लिए सेम मेथड था, सेम प्रोसेस था, सिर्फ वैल्यू चेंज हो रही थी लैम्डा की। ठीक है, बाकी सारा काम वही। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इन तीनों क्वेश्चन की जो आज हमने इस वीडियो में किए हैं तीनों की समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में फर्दर न्यूमेरिकल्स के साथ। ठीक है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।